देखें, इंडिया वाले दो चीज में बहुत माहिर हैं। एक तो फॉल्स फ्लैग करने में, और दूसरा अपना भांडा वो खुद ही फोड़ते हैं। ये इनका भांडा जो है बीच चौराहे में बॉम्बे पुलिस ने फोड़ दिया है। इन्होंने हमारा जो पाकिस्तान की ट्रेन जलाई थी, वो भी बहुत बड़ा स्कैंडल है। आज जब आप बात कर रहे हैं ना कि इनका जर्नलिस्ट मिला हुआ था, ये जर्नलिस्ट मिला हुआ नहीं था। ही वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट फॉल्स फ्लैग। बल्कि इंडिया को फेटअप और इस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान इस तरह एक्सपोज हुआ होता है जैसे कि इंडिया में ये गोस्वामी साहब हुए हैं, तो फिर आप देखते हैं कि इंडिया ने कितना हंगामा खड़ा कर देना था। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अहमद गोस्वामी साहब के व्हाट्सएप मैसेजेस के हवाले से। उनके व्हाट्सएप मैसेजेस जो लीक हुए हैं, उसमें बहुत सारी तफसीलात सामने आई हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी अब रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय हुकूमत और मीडिया का नेक्सस इससे शो होता है और भारतीय हुकूमत खुसूसन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश की बालाकोट के हवाले से और कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, उस सब के अंदर भारत का मीडिया भी शामिल था। और इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद नईरुद्दीन अहमद साहब। नईर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इन योर प्रोग्राम। अच्छा सर, आपने गोस्वामी साहब की जो चैट्स लीक हुई हैं, वो आपने देखी होंगी, आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? क्या ये चीज़ों को हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? भारत की हुकूमत के ऊपर वैसे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये मासूमाना सी कोई चैट्स हैं, या फिर यू सी इसके अंदर आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है, यू थिंक देयर इज़ समथिंग बिगर इन दीज़ चैट्स? देखें, इंडिया वाले दो चीज में बहुत माहिर हैं। एक तो फॉल्स फ्लैग करने में, और दूसरा अपना भांडा वो खुद ही फोड़ते हैं। इन दोनों चीजों में अगर आप इनकी हिस्ट्री को देखें तो पता ही चलेगा कि किस तरह से इन्होंने गंगा जहाज का जो एक ऑपरेशन किया था, जिसमें कि वो उनको बहाना मिल गया कि पाकिस्तान की, ईस्ट पाकिस्तान की, वेस्ट पाकिस्तान की, ईस्ट पाकिस्तान के साथ फ्लाइट्स को बंद किया जाए। वहां से ये कहानी इनकी शुरू होती है। और उसके बाद छत्तीसगढ़पुरा में आप देखें कि छत्तीस सिंहपुरा में कश्मीर में जब 35 सिखों को इन्होंने खुद मारा, वो भी बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था कश्मीरियों और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। उस वक्त मेरा ख्याल है 2004 में क्लिंटन साहब आए हुए थे, और उनके एन विजिट के दिन इन्होंने ये हादसा किया। और क्लिंटन को सारी उम्र इस चीज का अफसोस है कि मेरे जाने से इतने लोगों की जाने गई। ये उसने बाद में भी बात की। और उसके बाद जो फिर इंक्वायरी हुई तो वहां पर पता चल गया कि ये इंडियन फोर्सेस ही थी। वो इन्होंने इल्जाम हालांकि ये लगाया था कि कश्मीरियों ने इंडियन फोर्सेस के मतलब ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन वो कश्मीरी फोर्सेस ही थी, ये प्रूव हो गया था बाद की इंक्वायरियों में। लेकिन ये है कि फिर उसको भी दबा दिया गया। फिर उसके बाद आप देखें तो किस तरह से इन्होंने एक और वाकया किया था, जब गोधरा रेलवे स्टेशन पर इनकी जो एक ट्रेन को जलाया गया, जिसमें तकरीबन 50 के करीब हिंदू जो जायरीन थे वो दे वर किल्ड। वो भी डिलिबरेट एक्ट था, ताकि उसके बाद गुजरात में फसादात का बहाना मिल जाए। अच्छा, अब इसमें एक और भी स्टोरी है कि आप ये देखें कि इन्होंने हमारा जो पाकिस्तान की ट्रेन जलाई थी, वो भी बहुत बड़ा स्कैंडल है। आज तक ये लोग उस तरफ नहीं आए हैं जो पाकिस्तानी जायरीन की एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, इंडिया ने डिलिबरेट आग लगाई थी उस ट्रेन में। फिर उसके बाद अब आप ये देखें कि 2014 के 31 दिसंबर को रात को इन्होंने एक वाकया किया। अपने साहिल से 365 मील दूर इन्होंने एक बोट को आग लगा दी, खुद ही उस पर फायरिंग करके। और इल्जाम ये लगाया कि ये पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे थे। उन्होंने ये खुद ही जब पकड़े जाने का खतरा हुआ तो अपने बोट में उन्होंने धमाका कर लिया। और इस चीज को आपको याद होगा कि जब उनके डीआईजी ने, कोस्टल गार्ड के डीआईजी ने भांडा फोड़ा, तो अगले दिन उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। ये जो अर्नब गोस्वामी साहब की अब चैट्स लीक हुई हैं, उसके अंदर आर्टिकल 370 का जिक्र भी है। कश्मीर में पुलवामा का जो हमला हुआ था उस हवाले से जिक्र भी है। तो क्या ये मुमकिन है सर कि इंडियन हुकूमत, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट मीडिया के कुछ लोगों को साथ मिला के ये सारी प्लानिंग करती है, या फिर इन लोगों को कहीं और से इत्तला मिल गई और इन लोगों को पता चल गया, या फिर ये सब लोग उस प्लानिंग का हिस्सा होते हैं? मेरे हिसाब से तो ये जो गोस्वामी साहब हैं,
ये एक ऑलरेडी रॉ के एम्प्लॉय लगते हैं मुझे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और इन्होंने एक ये टेलीविजन स्टेशन लेके और उसके ऊपर वो पूरी तरह से मतलब उसका अपने हक नमक अदा कर रहे हैं हर लिहाज से। और उसके बाद जिस तरह से वो पकड़े गए हैं अपनी रेटिंग बढ़ाने के सिलसिले में, जहां पर के ये भी पता चलता था कि ये लोगों को गिफ्ट देते थे और उसे कहते थे कि जी एक जो है आप टेलीविजन उसको हर वक्त रिपब्लिक के ऊपर लगा के रखें, बाकी आप जो मर्जी देखें, ताकि इनकी जो रेटिंग है उसमें मतलब और लोगों को पैसे और गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाते थे इस काम के लिए। तो ये तो काम इनका है ही 2 नंबर गोस्वामी साहब का। और ये इससे आप देखें कि जब इनका ये भांडा फूट गया है तो अब ये अपने आप को इमरान खान के बराबर लाने के लिए इन्होंने कोई ट्रेंड भी चलाया है कि अरनाब अरनाब वर्सेस इमरान या इस तरह का कोई ट्रेंड चला है। लेकिन हुआ ये है कि ये इनका भांडा जो है बीच चौराहे में बॉम्बे पुलिस ने फोड़ दिया है, या आपने या किसी और ने नहीं ये काम किया। ये मेरा मतलब है कि यूरोपियन यूनियन से कोई उनका वहां पर नहीं आया डिसइंफॉर्मेशन लैब। ये सबसे बड़ी बात है कि इंडियन पुलिस ने फोड़ दिया है, उसमें इनका भांडा फूटा है। और इससे पहले मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहूंगा कि जब अभी डंडिया ने 3 या 4 मार्च को एक ऑडियो लीक की थी या प्रोड्यूस की थी, उसमें तो साफ जाहिर हो गया था कि इसकी प्लानिंग पहले से हो रही थी। कि जो बात इसमें साबित भी हो गई, अब इनके जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं ये कोरोबरेट हो रहा है। पहले इन्होंने कहा कि जी वो ऑडियो जो है वो डॉक्टर्ड है, लेकिन वो डॉक्टर्ड ऑडियो अब ये साबित करती है इस चीज को कि वो डॉक्टर्ड नहीं थी, दैट वाज ए फैक्ट, दैट वाज एडवांस प्लानिंग। और इसमें इंडिया के उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे, वो जो आजकल के वजीर दिफा हैं, इन्होंने बाकायदा प्लान बनाया, पैसे दिए कि जी फौजियों को मारा जाए ताकि उसके बाद ज्यादा से ज्यादा इंडिया को एक ऐसा काम करने के लिए बहाना मिल जाए जिसमें कि इनको इलेक्शन में फायदा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर एक जर्नलिस्ट के कोई मैसेजेस लीक हुए, उसको पाकिस्तान में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? क्या पता वो बिल्कुल इनोसेंट मैसेजेस हो। इंडिया के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तो आम मैसेज थे जो अपनी रेटिंग बढ़ाने के हवाले से वो बात कर रहे थे, तो हुकूमत पाकिस्तान इसको खामखा अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज कर रही है। आप एग्री करते हैं इस सोच से सर? नहीं, ये देखें, ये लोग अब जो है ना इसको जिसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में है, और तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मामला अब बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और हो सकता है पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाए कि अब ये जो इंडिया ने वहां पे एक फॉल्स फ्लैग किया पुलवामा में, और उसके बाद उसको फौरी तौर पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका से ये एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट ली कि जी इंडिया हैज अ राइट टू रिटेलिएट ओवर दीज सैबोटाज और दीज थिंग्स। तो वो बात जो है उसके ऊपर अब तो मामला यहां आ जाएगा कि अगर इंडिया ने अपने फौजियों को खुद मरवाया है, तो इंडिया के जो करता धरता लोग हैं, जिसमें उनके फौजी भी, जनरल भी शामिल हैं, कि उन्होंने अपने फौजियों का खुद जेनोसाइड किया है। जिसे कहते हैं अपने फौजियों को उन्होंने कैनन फॉडर बनाया है। किस लिए बनाया? किसी और मकसद के लिए नहीं, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, जिसमें कि आप किसी भी अदालत में अगर इस केस को ले जाएं तो वो बड़े आराम से इनके ऊपर साबित हो जाता है कि ये सारा इनका एक प्री प्लान एक्ट था, जिसके तहत ये पाकिस्तान के साथ करना चाहते थे। और आपको काजमी साहब ये भी देखना है कि उसने जो बाद में 5 अगस्त को वाकया हुआ उसका भी जिक्र कर दिया है कि जी ये आर्टिकल 370 एंड 35A जो है वो जो बाद में आया, उसका उसने कश्मीर के बारे में बड़ा जिक्र किया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस दिन ये 14 फरवरी को वाकया हुआ है, इसके जो चैट्स हैं अगर आप देखें तो वो बिल्कुल खुला सबूत है इस चीज का कि जी हम सबसे पहले वहां पहुंच गए, 20 मिनट पहले पहुंच गए। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी हमारी यहाँ से ट्रांसमिशन शुरू हो गई और हमने ये पाकिस्तान के जनाब एक पकड़ लिया है। पकड़ तो नहीं लिया, वो कहते पाकिस्तान ने करा। उसी वक्त उसी लम्हे से इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ना इसकी डायरेक्शन दे दी थी। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो आप बात कर रहे हैं ना कि इनका जर्नलिस्ट मिला हुआ था, ये जर्नलिस्ट मिला हुआ नहीं था, ही वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट फॉल्स फ्लैग।
ईयू डिसइंफो लैब का भी आपने जिक्र किया, दीगर वाकयात का भी आपने जिक्र किया। ईयू डिसइंफो लैब की रिपोर्ट को अगर हम देख लें तो उसमें ऐसे लगता था कि भारत दुनिया की बड़े-बड़े इदारों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको धोखा दे रहा है। अब ये चीज भी सामने आई है, तो पाकिस्तान को क्या बाकायदा इंक्वायरी के लिए कोई दरखास्त वगैरह नहीं देनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा में, या जो दीगर बैनुल-अक़वामी फोरम्स हैं उस पे कहा जाए कि जी इसके इस हवाले से तहकीकात करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? जी अतर साहब, ये आपने बहुत ही एक नाजुक मसले की तरफ इशारा किया है, क्योंकि इसकी वर्ल्ड इंक्वायरी जो है वो इसलिए जरूरी है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये किसी भी वक्त फ्लेयर अप हो सकता है एक न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट में, जो कि फिर ऑब्वियसली उसके रेमिफिकेशंस जो हैं वो वर्ल्ड वाइड होते हैं। तो इस चीज को देखते हुए कि ये इतनी सीरियस बात थी, जैसे कि आपको याद होगा कि सीरिया में इन्होंने एक इंक्वायरी कराई थी कि जी इन्होंने वहां पे मतलब इस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए, केमिकल वॉरफेयर में आए हैं, और उसके ऊपर जनाब उनकी जो लीडरशिप है उसको मुलव्वस किया गया था। ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस बात है। दे पुट इंडियंस पुट द पीस ऑफ द वर्ल्ड एट स्टेक। ये सिर्फ एक लोकलाइज कन्फ्लिक्ट नहीं था। इस चीज के लिए इंडिया अब इस वक्त बहुत कॉर्नर हुआ है, और वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इसको हम दबा दें। लेकिन जो आपने बात की है कि अब अगर इसका लिंक मिला लें आप डिसइंफो लैब से, इसका लिंक मिला लें जो एक और ईयू की इंक्वायरी रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया की 7 कंपनीज जो हैं वो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स जो कि गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर नहीं दिए जा सकते वो आईएसआईएस को दे रही हैं। ये भी ईयू की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। तो इन सब बातों में अगर देख लिया जाए तो इंडिया को मैं समझता हूं कि एक दहशतगर्द यानी वो मुल्क जो कि दहशतगर्दी फैलाता है, अपने मुल्क के अंदर भी फैलाता है और अपने मुल्क के बाहर भी फैलाता है, उस कैटेगरी में डाल के इंडिया को फेटफ और इस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के लिए और अमन पसंद मुल्कों के लिए ये एक बहुत अहम मौका है कि ये इस चीज को अब इंडिया को इस जो उनका एक हमेशा से ट्रेंड चला आ रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, इस गेम को खत्म करने के लिए वंस फॉर ऑल एक स्टेप लेना पड़ेगा कि इंडिया को कोशिश करें कि वो दुनिया में अगर नहीं भी बैन पाबंदियां उस पर लगती तो एक्सपोज जरूर हो जाए। अगर अब हम इस मामले पर नजर डालें, पाकिस्तान की हुकूमत का रिस्पांस आपने देखा, इमरान खान साहब ने भी बड़े खुल के उस हवाले से एक वाज़ेह मौकिफ लिया है। लेकिन जब कहीं पे भी कोई चीज को आप हाईलाइट करते हैं उसमें मीडिया का बड़ा अहम किरदार होता है। इस सारे मामले में भी हमने देखा कि भारतीय मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा करना था पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में। लेकिन जिस तरीके से ये जो चोरी पकड़ी गई है, ये जो सारा मामला पकड़ा गया है, जिस तरीके से इसको पाकिस्तान के अंदर मीडिया कवर कर रहा है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? क्या हम जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको सही तरीके से कवर कर रहे हैं? ये आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया। अगर आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि ये सिचुएशन पाकिस्तान इस तरह एक्सपोज हुआ होता जैसे कि इंडिया में ये गोस्वामी साहब हुए हैं, तो फिर आप देखते हैं कि इमेजिन करते कि इंडिया ने कितना हंगामा खड़ा कर देना था। बात ये है कि पाकिस्तानी मीडिया को इस वक्त ये सोचना चाहिए कि लंदन का एक आदमी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इस वक्त ये एक इशू जिसमें कि ऑलमोस्ट इंडिया और पाकिस्तान की जंग होते होते रह गई, क्योंकि उस रात को सब लोग कहते हैं कि एक दूसरे पे मिसाइल जो थे वो तैयार थे, बस बटन दबाने की देर थी। और वहां पर भी जो पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की सगैसिटी है उसने न्यूक्लियर एक वॉर को यानी फ्लेयर अप होने से बचाया। और इसके लिए मैं तो यहां तक समझता हूं कि ये इतना बड़ा कदम उठाया गया था पाकिस्तान की तरफ से पीस की तरफ कि उसमें Pakistani leadership, obviously Imran Khan, he deserves the Nobel Peace Prize for his sagacity and maturity at that moment of crisis. सैयद नईरुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। जी, my pleasure.